जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्वेश्चंस पीवाईक्यू के, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। 20 क्वेश्चंस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और वो वीडियो आपने देख ही ली होगी। अब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन द गैस विच hydrogen, neon, oxygen and nitrogen evolved on fractional distillation of liquid air। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हम अलग अलग टेम्परेचर पर जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उस केमिकल सब्सटेंस को अलग अलग टेम्परेचर पर उसको हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है? तो एक एग्जांपल आपका ने देखा होगा कि जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, तो जब क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को हम जब उसको गर्म करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे गैसोलीन हो गया आपका, अलग अलग टेम्परेचर पे गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन, अलग अलग टेम्परेचर पे ये ऑब्टेन करते हैं। तो जब हम क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यानी अलग अलग टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर पे हमको एक टेम्परेचर ऐसा है जिसमें गैसोलीन ऑब्टेन हो जाएगा, फिर पेट्रोल ऑब्टेन हो जाएगा, फिर डीजल ऑब्टेन हो जाएगा, केरोसिन ऑब्टेन हो जाएगा। ये सेम एज इट इज अगर हम क्या करेंगे, गैस यानी कि आप क्या करेंगे, जो लिक्विड एयर है, अगर लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो कौन कौन सी गैस ऑब्टेन होगी? तो आपको याद रखना है, पहले जो होगी वो हाइड्रोजन होगी, दूसरी जो होगी वो नियॉन होगी, तीसरी जो होगी वो नाइट्रोजन होगी, और चौथी जो होगी वो क्या होगी? ऑक्सीजन। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर जब लिक्विड एयर का हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें पहले हाइड्रोजन गैस मिलेगी, देन नियॉन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। इस हिसाब से जो ऑप्शन आपका सही कौन सा है? दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, consider the following, the concentration of hydrogen ion in aqueous solution is exposed by its concentration of H plus ion। तो concentration of H plus ion जो होता है या OH माइनस आयन जो होता है वो क्या बताता है कि वो एसिड है या फिर एसिड और बेस को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। यानी कि जिसमें कंसंट्रेशन एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा होगी, H प्लस आयन पाया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और जिस कंसंट्रेशन में OH माइनस आयन पाया जाएगा, H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन जिसमें पाया जाएगा तो हमारा एसिड हो जाएगा, और जिसमें OH माइनस आयन पाया जाएगा दैट इज कॉल्ड बेस कहा जाएगा। जिसमें OH माइनस आयन पाया जाएगा, इससे हाइड्रोक्सिल आयन पाया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो हाइड्रोनियम आयन को H प्लस आयन कहते हैं, और ये मिलके बनता है आपका, यानी H प्लस और OH माइनस, ये बन के हमारा मिलता है क्या, POH, यानी PH प्लस POH माइनस बन के POH बनता है। तो ये एसिड। तो अगर हम कहें कि एसिड में क्या क्या चीजें, तो PH होता है, बिल्कुल POH होता है। ठीक है। ये P के और ये दोनों नहीं होते हैं। तो पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, पहला और दूसरा सही है। इस हिसाब से कौन सा वाला ऑप्शन में आएगा, पहला और दूसरा, यानी ए ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन इसका, यानी पीएच और पीओएच वो दोनों यानी मेन ही होता है। तो उसमें H प्लस भी है, यानी पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू ये आपका आ जाता है। तो यानी इसमें पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द स्टेट ऑफ ग्लास। ग्लास क्या है? ग्लास के लिए पूछा गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड, कंडेंस्ड गैस, लिक्विड क्रिस्टल। तो ग्लास जो होता है ये पता होना चाहिए, ग्लास की क्वालिटी है, ग्लास जो है इज सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। ठीक है, ठीक है। तो ग्लास जो होता है सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ये एमॉर्फस सॉलिड भी होता है, एमॉर्फस, ये जो होता है ये एमॉर्फस सॉलिड भी होता है। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड भी होता है।
और इसको हम सुपर कूल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लास को पहले हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं और फिर तेजी से क्या करते हैं, इसको ठंडा करते हैं और फिर जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। प्लस जो ग्लास मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो ग्लास में जो क्रिस्टल पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्लास जो क्रिस्टल पाए जाते हैं उसमें मोमेंट होगा, मोमेंट होता है, लेकिन जो नॉर्मल क्रिस्टल्स होते हैं उसमें मोमेंट नहीं होता है, तो इसलिए जो ग्लास होता है उसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तो इस हिसाब से जो इसका सही आंसर है दैट इज बी ऑप्शन। तो ग्लास का स्टेट क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, अमॉर्फस सॉलिड्स को कहा जाता है, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मैच फर्स्ट विथ सेकंड, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब देखिए क्या है, ये जो है इसमें आपको जो कलर, तो जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनके कलर जो है, आपको इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, जो केमिकल कंपाउंड के जो कलर होते हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा, एक तरीके से रटना पड़ेगा कुल मिलाकर के कि किसके कौन सा कलर होता है। तो जैसे क्रोमियम जो होता है, तो क्रोमियम का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर का होता है, क्रोमियम का जो कलर होता है वो आपका ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। फिर आता है आपका कोबाल्ट, ठीक है, तो कोबाल्ट का जो कलर होगा वो ब्लू कलर का होता है, तो कोबाल्ट हो गया ब्लू कलर का। क्यूप्रस ऑक्साइड जो होगा वो होगा रेड कलर का, ठीक है, और मैग्नीज जो होता है वो क्या होता है, वायलेट कलर का होता है। तो देखिए भाई, क्रोमियम थर्ड पे मिल रहा है, तो ए वाला थर्ड पे, तो ए थर्ड पे कौन कौन सा मिल रहा है, तो ए वाला तो कट गया और ये वाला ऑप्शन कट गया, ए थर्ड। और फिर कह रहा कोबाल्ट का होता है ब्लू, यानी फोर से जा रहा है, बी का फोर इसमें भी जा रहा है, बी का फोर इसमें भी जा रहा है, ठीक है, बी वाला फोर इसमें जा रहा है। फिर अगला देखिए नेक्स्ट वाला, तो बी का फोर जा रहा है, यानी ये ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड रेड कलर, तो सी का फर्स्ट, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड वायलेट, डी का सेकंड, ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ये याद करना है आपको, क्रोमियम का, ठीक है, क्रोमियम का जो कलर होता है वो जो आपका ग्रीन कलर का होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड का जो कलर होता है वो आपका ब्लू होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का वाइट कलर होता है। तो सोप, ग्लास वगैरह बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इन कलर का, उनको कलर प्रोवाइड करने के लिए इन केमिकल्स का या इन कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग मटेरियल सुटेबल फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कौन सा इसमें आपका मटेरियल इस्तेमाल किया था, सिलिकॉन, जियोलाइट, एस्बेस्टॉस, क्वार्ट्ज। तो पानी को साफ करने के लिए पूछ रहा है, तो इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो द आंसर इज ए, जियोलाइट। बी, सॉरी इसको गलत लिखा हुआ है, ए है, ये बी है आपका, ये सी है और ये डी है। तो यहां पे जियोलाइट जो इसका आंसर है सही है, जियोलाइट। तो जियोलाइट का जो इस्तेमाल करते हैं, जियोलाइट किस आधार पे काम करता है, जियोलाइट परम्यूटेड मेथड। अगर आप ध्यान देंगे तो ये हार्ड वाटर को साफ करने के लिए मेथड मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप हमारा केमिस्ट्री का पुराना वीडियो देखेंगे जिसमें हम जो है वाटर के बारे में पढ़ाए हुए हैं, तो उसमें मैंने इसको डिस्कस किया, जियोलाइट परम्यूटेड मेथड, जिसमें हम पानी को साफ करते हैं, पानी को हम प्योरीफाई करते हैं। तो ठीक है, तो वाटर को प्योरीफिकेशन के लिए, एग्रीकल्चर वाटर हो, नेचुरल वाटर, उसको प्योरीफाई करने के लिए जियोलाइट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जियोलाइट परम्यूटेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जियोलाइट परम्यूटेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ करने के लिए। और इसको हम और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। क्या बोलते हैं इसको, आयन एक्सचेंज मेथड। क्या करता है, ठीक है, जो पानी में ऐसे कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं जो पानी को हार्ड बनाते हैं, तो क्या कर लेगा, उनको अपने पास कैप्ट कर लेता है और दूसरे वाले इसमें क्या करेगा, रिलीज कर देता है। तो जियोलाइट क्या करता है, आयन एक्सचेंज मेथड से, यानी कि जो उसमें सोल्यूबल कंपोनेंट होते हैं उसको अपने पास ले लेगा और इनसोल्यूबल कंपोनेंट को दे देगा, जो जमीन पानी के अंदर बैठ जाते हैं और पानी हमारा साफ हो जाता है, उसको फिल्टर करके निकाल लेते हैं। तो इसको हम आयन एक्सचेंज मेथड के माध्यम से इसको हम पानी को साफ करते हैं, जिसको हम जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग, क्रूड ऑयल इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ। क्रूड ऑयल जो होता है कच्चा तेल, यानी किससे हमें जो है मिलता है, सोर्स इसका क्या है क्रूड ऑयल का, तो ये इसमें दिया हुआ है एस्फाल्ट, पैराफिन वैक्स, फैटी एसिड, गैस ऑयल। तो देखिए इसमें क्या है, जो हमारा क्रूड ऑयल जो होता है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, इसमें एस्फाल्ट पाया जाता है, बिल्कुल सही है।
पैराफिन वैक्स पाया जाता है, बिल्कुल सही है, और गैस ऑयल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो एस्फाल्ट, पैराफिन वैक्स और गैस ऑयल, यानी 1, 2 एंड 4। फैटी एसिड जो होता है वो फैट में पाया जाता है, फैटी एसिड हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, फैटी एसिड जो होता है, तो ये उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ए फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ किस में आ रहा है, दैट इज डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका सही है। एस्फाल्ट, पैराफिन वैक्स और गैस, ये जब हम क्या करेंगे, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, यानी अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, तो हमको ये ऑब्टेन्ड होंगे, ये सारे कंस्टिट्यूएंट हमें एस्फाल्ट, पैराफिन वैक्स या गैस ऑयल, गैसोलिन ऑयल जिसे बोलते हैं, वो हमें क्या होंगे, ऑब्टेन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द डेंटल कैरीज, किस चीज की कमी से दांत की समस्या, डेंटल कैरीज यानी दांतों की समस्या हो सकती है। द ऑप्शन इज आयरन, कॉपर, फ्लोरीन, जिंक। ठीक है, तो द आंसर इज फ्लोरीन। फ्लोरीन सी ऑप्शन इसका सही है कि फ्लोरीन जो होता है, ठीक है, फ्लोरीन जो होता है ये अगर इसकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फ्लोरीन क्या करता है, तो ये फ्लोरीन क्या करता है, ये बोन्स एंड टीथ यानी दांतों को और हमारे बोन्स को क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें शाइनिंग, जो दांतों में चमक आती है, शाइनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, कौन, फ्लोरीन। जो हम टूथपेस्ट करते हैं तो आप सुनेंगे उसको, अगर आप एडवर्टीजमेंट कर देंगे तो फ्लोरीन, जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोरीन पाया जाता है, तो बोन्स टीथ को स्ट्रॉन्ग करेगा, शाइनिंग करता है, शाइनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फ्लोरीन जो होता है, अगर इसकी मात्रा एक्सेस हो जाती है, बायो में क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में, अगर एक्सेस हो जाती है यानी बॉडी में इसकी मात्रा क्या हो जाए, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन हो जाए, फ्लोरीन होता तो फ्लोरोसिस, FLUORISES, फ्लोरोसिस नामक डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है। तो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, फ्लोरोसिस मतलब हो जाता है, आपने देखा हो किसी के एक दांत जो है, एक ही जगह पे 2-3 दांत निकल आते हैं, बहुत सारे दांत निकल के आ जाते हैं, तो वो कहलाते हैं फ्लोरोसिस नामक डिजीज हो जाती है, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, द डिजीज कॉल्ड फ्लोरोसिस। ठीक है, तो इसका आंसर दैट इज सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, विच द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसमें कौन से ऐसे जो सब्सटेंस हैं जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आपके जो इसका सही आंसर दैट इज डी ऑप्शन है, आयोडीन, सल्फर और वाटर। आयोडीन, सल्फर और वाटर, ये तीनों जो हैं आपके क्या होते हैं, ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। आयोडीन जो होता है, अगर हम कहें तो इसका आयोडीन जो होता है आपका ये पोलर बॉन्ड बनाता है, वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सल्फर जो होता है ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये तीनों जो होते हैं, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, पोलर बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, ये तीनों किस में आएंगे, ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आते हैं, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following is element which never exhibits positive oxidation state in any of its compound? कौन सा इसमें ऐसा एलिमेंट है जो कभी पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता किसी भी कंपाउंड में? ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऐसा नहीं करता है? तो आंसर इज फ्लोरीन होगा इसका। फ्लोरीन, तो सबसे पहले कहता ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, या ऑक्सीडेशन क्या होगा, जब कोई एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है यानी इलेक्ट्रॉन को दिया, तो इलेक्ट्रॉन को देने पर उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस का चार्ज आता है, प्लस का चार्ज आता है, जैसे सोडियम पे, मैग्नीशियम पे, तो जब इलेक्ट्रॉन को दिया तो उसमें प्लस का चार्ज आता है, तो ठीक है, तो उसे कहेंगे, तो इसे हम क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहा जाएगा इसको, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर प्लस का चार्ज आएगा, एक लूज किया तो एक प्लस, दो लूज किया तो दो का प्लस,
3 लूज किया तो 3 कल प्लस आ जाएगा। अब इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करेगा, कैसा आ जाएगा, तो उस पर एक्सेप्ट कर रहा है यानी उसके पास कमी है, तो उसने लिया तो नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे आपका हो जाएगा क्लोरीन पर Cl माइनस Br माइनस F माइनस, ठीक है, I माइनस। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन जो होता है वो अभी जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, नेगेटिव, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहलाएगा ये, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पूछ रहा था उन सब में ऐसा कौन सा हो जो हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। द आंसर इज फ्लोरीन। फ्लोरीन ऐसा है कि जो हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हाईएस्ट पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा, फ्लोरीन है। तो इस वजह से क्या करेगा, जो है ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और किसी के साथ कंपाउंड नेगेटिव कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द आइसोटोप्स एंड आइसोबार इज करेक्ट। तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, बहुत अच्छे से बताया था इस टॉपिक को। तो देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स, टू डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिया जाए, ठीक है, हमने ले लिया x और y ले लिया, तो जिसके क्या होंगे, ऊपर वाले जैसे a और ये सेम एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा मैंने सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर सेम होंगे। और मैं ले लिया b और यहां पे ले लिया c, बट डिफरेंट एटॉमिक मास होंगे। यहां पे क्या होंगे, डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अलग होंगे। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक मास जो होगा उसका एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसे हम कहेंगे क्या, आइसोटोप्स कहते हैं। इससे एग्जांपल दे सकते हैं आप, हाइड्रोजन का 1H1 1H2 1H3। तो देखिए नीचे 1 1 1 यानी एटॉमिक नंबर तीनों क्या आ रहे हैं, तीनों के एटॉमिक नंबर क्या आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर सेम आ रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स। वहां पे 1 2 3 एटॉमिक मास ये डिफरेंट आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो डिफरेंट जब आएंगे, एटॉमिक मास जब आपके क्या आएंगे, डिफरेंट आ रहे हैं, तो वो कहलाएंगे आइसोटोप। इसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बोलते हैं। 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्राइटियम है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के। इस तरह से कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, कार्बन 6, कार्बन 6, तो कार्बन आपका 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये आपके कार्बन के आइसोटोप्स हो जाएंगे। 12 13 14 इसके एटॉमिक मास हो गए और ये 6 6 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो सेम एटॉमिक नंबर, ये आइसोटोप्स। अब बात करते हैं आइसोबार की, बात करते हैं आइसोबार की बात करते हैं। तो आइसोबार्स जो होते हैं उनके क्या होंगे, उल्टा कर दीजिए, ए और बी, यानी कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट, अपोजिट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएंगे। और आपका सी और सी, इसके मास नंबर सेम होंगे, मास नंबर सेम हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। इसका एग्जांपल दे सकते हैं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये हो गया भैया 18 19 और 20, और इसका होता है 40 40 और 40, 40 40। तो यहां देखिए आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 18 19 20, मास नंबर 40 40 40। तो ये आइसोबार्स हो गए। सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोबार हो जाएगा। तो पूछ रहा था भैया, क्या पूछ रहा है इसमें, आइसोटोप्स हैव सेम मास नंबर, गलत। आइसोबार हैव सेम एटॉमिक नंबर, गलत। तो कौन सा है, दैट इज डी ऑप्शन, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ना इसमें पहला सही है और ना ही इसमें दूसरा सही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और क्योंकि जो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना है, छोटी छोटी वीडियो, ताकि आपको बोरिंग भी लगे और आपको चीजें समझ भी आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद क्लास।